प्रश्न, पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर का चयन है तो सही उत्तर के चयन में हम लोग चांदी का कलश, कलश का समाधान, तांबे की बैलगाड़ी, पत्थर निर्मित तालाब। सूची 2 में है आपके हड़प्पा, सुरकोतड़ा, इसको ड़ा समझिएगा, ठीक, सुरकोतड़ा और धौलावीरा चनहुदड़ो। इसको मिला दीजिए फटाफट, इसको फटाफट मिला दीजिए। चांदी का कलश, चांदी के कलश 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। इस विकल्प में आपका उसमें से सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो इसलिए मिलाने में कोई समस्या नहीं होगी। कलश समाधान, तांबे की बैलगाड़ी, पत्थर निर्मित तालाब। तो आप चांदी का कलश को मिला दें हड़प्पा से, कलश समाधान सुरकोतड़ा, तांबे की बैलगाड़ी चनहुदड़ो, पत्थर निर्मित तालाब धौलावीरा। ठीक, मैच ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रकाश चंदा जी, अमरिंदर जी, ऋतु जी, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। खैर इसको तो चलिए मिला दिए, अगले में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अब चांदी का कलश एक तो मोहनजोदड़ो से भी मिला है, यहाँ का जो चांदी का कलश मिला है हड़प्पा वाला, यहाँ सूती वस्त्र इस चांदी के कलश में था, ठीक। यहाँ कलश समाधान सुरकोतड़ा से, और समाधान की 3 पद्धतियाँ सिंधु काल में मौजूद थीं। उसमें एक तो सामान्य समाधान, शव को जलाने के पश्चात उसके भस्म को इकट्ठा करके वो लगभग सामान्यतः हर जगह प्रचलित था। कलश समाधान आप सुरकोतड़ा देख ही रहे हैं। आंशिक समाधान बहावलपुर, आंशिक समाधान बहावलपुर में प्रचलित था। बहावलपुर से इसके साक्ष्य मिले हैं, बहावलपुर से। आंशिक समाधान में क्या किया जाता था, शवों को कहीं रख दिया जाता था और पशु पंछी उसे खा लेते थे, फिर हड्डियों को इकट्ठा करके उसे दफनाया जाता था। तो ये आंशिक समाधान था। आंशिक समाधान कहाँ से मिला, बहावलपुर से इसका साक्ष्य मिला है। शैवकालीन जो समाधान है, सिंधुकालीन जो समाधान है, उन समाधानों को एक बार देख लीजिए, क्योंकि 3 प्रकार के समाधान प्रचलित हैं। आपको R37 जो समाधि मिली है वो आपके हड़प्पा से है। युगल समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधियाँ कहाँ से हैं, युगल समाधियों के भी साक्ष्य हैं। उगल समाधि कहाँ से है, उगल समाधि आपके कालीबंगा से और लोथल से मिली है। कालीबंगा से 1, लोथल से 3 युगल समाधियाँ मिली हुई हैं। शवों को दफनाने में शवों की दिशा क्या थी उसको भी ध्यान दीजिएगा। शवों की दिशा जो लोथल में है वो पूर्व पश्चिम है, रोपण में जो है वो पश्चिम पूरब है। पूरब पश्चिम का मतलब सिर पूरब की तरफ, पैर पश्चिम की तरफ। और रोपण में, रोपण की एक और खासियत है, यहाँ एक शव में कुत्ता भी मिला है साथ में। हड़प्पा से एक शव ऐसा मिला है जिसमें माँ के साथ बच्चे का शव है, माँ के साथ बच्चे का शव है, ठीक। तो शव संबंधी, समाधियों संबंधी ये कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान रखिएगा। तांबे की बैलगाड़ी चनहुदड़ों से, धातु की कितनी मूर्तियां शैव स्थलों से मिली है, सैंध स्थलों से मिली है। तो धातु की मूर्तियों में आपका हड़प्पा से इक्का गाड़ी मिली है, एक रथ मिला है, तांबे के ही हैं, ठीक। तांबे की बैलगाड़ी गाड़ीवान सहित आपको चनहुदड़ों से मिला है। वैसे ही हिरण पर प्रहार करते कुत्ते की एक पीतल की मूर्ति जो है वो हड़प्पा से मिली है। वैसे ही आपके जो कालीबंगा से मूर्ति मिली है तांबे की, वो एक वृषभ की मिली है। और वृषभ कैसा है, वृषभ जो है
वह आक्रामक मुद्रा में है। तो आक्रामक मुद्रा में वृषभ की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो कालीबंगा से मिली है। लोथल से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक चिड़िया की मूर्ति है तांबे की, और उसके साथ आपके खरगोश की मूर्ति है, कुत्ते की, वृषभ की। तो इसमें सबसे सुंदर जो मूर्ति है लोथल वाली, इन 4 मूर्तियों में सबसे सुंदर कुत्ते की मूर्ति मानी जाती है। वैसे ही चनहुदड़ों से अन्य मूर्तियां भी मिली है। चनहुदड़ों से आपका बैलगाड़ी तो मिली है, साथ में एक पीतल का वतक भी मिला है। पीतल का वतक भी यहाँ से मिला है। ठीक, तो इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चला जाए अगले क्वेश्चन। अच्छा, पत्थर निर्मित तालाब। पत्थर निर्मित तालाब धौलावीरा से मिला है। पत्थर संबंधी अन्य जो चीज़ें हैं वो भवन निर्माण में कोई प्रश्न होगा उससे संबंधित, उसको देखा जाए। अशोक अपने न्यायिक सुधारों के तहत मृत्युदंड क्रियान्वयन में कितने दिन की मोहलत देता था? जल्दी से उत्तर आप लोग बता दें इसका। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और विकल्प भी बहुत छोटे छोटे हैं। अशोक अपने न्यायिक सुधारों के तहत मृत्युदंड के क्रियान्वयन में कितने दिन की मोहलत देता है? उत्तर जल्दी आए। ठीक ठीक, तो इसमें जो उत्तर आपके उत्तर 3, ये सी उत्तर एक आया और सही उत्तर आया। ठीक, 3 दिन की मोहलत देता है। अशोक अपने चौथे स्तंभ लेख में, चौथे स्तंभ लेख में क्या बताता है? रजुकों को क्या करता है? रजुकों को न्यायिक अधिकार भी दे देता है इसी में। ये राजाभिषेक के चौथे वर्ष की बात है, 26वें वर्ष की बात है। तो न्यायिक अधिकार दे देता है, इसी में बताता है कि वह मृत्युदंड में मोहलत की बात, 3 दिन की मोहलत की बात करता है। कैदियों को मुक्त करने की बात वह 5वें स्तंभ लेख में करता है। 5वें स्तंभ लेख में कैदियों को मुक्त करने की बात करता है। यहाँ चौथे स्तंभ लेख में आपको इस मोहलत की बात की गई है, साथ में दंड क्षमता की बात, न्याय क्षमता और दंड क्षमता की बात भी यहाँ, व्यवहार क्षमता और दंड क्षमता की बात भी की गई है इसी में। ठीक, अगले प्रश्न पे आइए। सबसे पहले किसने बुद्ध अंकित सिक्का जारी किया था? यानी बुद्ध का चित्र उस पे था, वह सिक्का किसने सबसे पहले जारी किया था? खारवेल, कनिष्क, सातकर्णी, रुद्रदामन। खारवेल, कनिष्क, सातकर्णी, रुद्रदामन। इस प्रश्न का आंसर बी आंसर, कनिष्क। कनिष्क ने अपने सिक्कों पर, तांबे और सोने दोनों सिक्कों पर, सोना का जो उसका सिक्का था उस पर बुद्ध की जो आकृति थी वो खड़ी मुद्रा में थी, और किस नाम से थी? जो आकृतियाँ होती थी उसके नीचे नाम भी अंकित होता था। तो यह खड़ी मुद्रा में बुद्ध की आकृति है और बोड़ो अंकित है। ठीक, तांबे की जो मुद्राएं हैं, तांबे की मुद्राओं पर बैठी मुद्रा में बुद्ध की आकृति है और उस पे बुद्ध शाक्य या शाक्य मुनि, शाक्य मुनि अंकित है, शाक्य मुनि बुद्ध अंकित है। ठीक, ये आपके सातकर्णी प्रथम के जो सिक्के मिले हैं, श्री 7 नामधारी, 7 नामधारी सिक्के मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं इनके सिक्के? इनके सिक्के विदिशा से मिले हैं। पश्चिमी मालवा पर अधिकार के ये सिक्के सूचित करते हैं। सातवाहन कालीन अन्य जो सिक्के हैं जैसे पुलमावी, वाशिष्ठ पुलमावी का जो सिक्का है उसमें वो 2 पतवारों वाले नाव का उनका सिक्का है, वो वाशिष्ठ पुत्र पुलमावी का। वैसे ही रुद्रदामक का एक सिक्का, चांदी का सिक्का मिला है जिसे रुद्रदामक बोला जाता है। रुद्रदमन का एक सिक्का रुद्रदामक नामक सिक्का चांदी का मिला है। यह 42 ग्रेन का सिक्का था।
42 ग्रेन का सिक्का रुद्रदामन का था, जिसे रुद्रदामक बोला गया है। ठीक, खारवेल का कोई सिक्का नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किसकी एक उपाधि भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की थी? निम्न में से किसकी एक उपाधि भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की थी? किसकी उपाधि है भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक? तो आप जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें आप देखते हैं कि वो भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि उसे कहा गया है, भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक बोला गया है। समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं उसमें अनेक उपाधियां हैं, जैसे कविराज इनकी उपाधि, या कविराज उपाधि किसमें है? या कविराज उपाधि इनके प्रयाग प्रशस्ति में है। इसी प्रकार इनकी उपाधि धरणी बंद और आपके जो परशु प्रकार के सिक्के हैं, कृतांत परशु, ये सब उपाधियां समुद्रगुप्त की है। खारवेल की कई उपाधियां हैं, जिसमें वृद्धराज, भिक्षुराज, लेमराज, तो इस तरह की उपाधियां इनकी है। वृद्धराज, भिक्षुराज, लेमराज, इस तरह की उपाधियां किसकी हैं? खारवेल की हैं। कनिष्क की अनेक उपाधियां हैं। कनिष्क की कुषाणों की जो उपाधियां हैं उसमें आपके शाही, शाहानुशाही, अन्य उपाधियों में आपके शाही शाहानुशाही के साथ कनिष्क की अन्य उपाधियों में जो शहंशाह की उसकी उपाधि थी, जिसे शाओ नानो शाओ, जिसे शहंशाह ये इसे बोला जाता है। तो ये कनिष्क की उपाधियां हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो निम्न में से कौन चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो आप चंद्रगुप्त के जो नवरत्न हैं उनमें आप देखें तो कौन शामिल नहीं है इसमें? चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो आप इन तीनों को देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल हैं। ये आर्यभट्ट जो हैं चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल नहीं हैं। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल नहीं है। चंद्रगुप्त के जो नवरत्न हैं उसमें आपके कौन कौन है? कालिदास, अमर सिंह, ये तीन हैं ही, आपके घटकर और बेताल भट्ट, तो ये तीन हैं। साथ में आपके वराहमिहिर, वररुचि, शंकु, ठीक। तो और कौन कौन है? बेताल भट्ट, घटकर पर, अमर सिंह, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, शंकु, चार ही हुए। कितने हुए? और कौन है नवरत्नों में इनके शामिल? और नवरत्नों के नाम बताएं। ये घटकर पर क्या था? बेताल भट्ट क्या है? बेताल भट्ट एक जो है जादूगर है। शंकु वास्तुकार है। घटकर पर कूटनीतिज्ञ हैं। ठीक, ये लोग, इन सारे लोगों के विषय में आप जानते ही हैं।
धन्वंतरी क्या है? ये चिकित्सक हैं, ठीक। और छपड़क, छपड़क, छपड़क जो है ये आपके माना जाता है कि फलित ज्योतिष, फलित ज्योतिष के जानकार थे, ठीक। तो ये चंद्रगुप्त के नवरत्न हैं। इसी प्रकार से आपके नवरत्नों में अकबर के भी नवरत्न हैं। अकबर के नवरत्नों को भी ध्यान रखिएगा। अकबर के नवरत्नों में आपके कौन कौन से हैं उनको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अकबर के नवरत्नों का भी। तो ये दोनों नवरत्न एक साथ तैयार कीजिए। किसने भारतीय ज्योतिष में यूनानी ज्योतिष के सिद्धांतों को अपनाने की आलोचना की है? किसने भारतीय ज्योतिष में यूनानी ज्योतिष के सिद्धांतों को अपनाने की आलोचना की है? कौन है इसमें? बराहमिहिर क्या करते हैं? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, ये चारों आपके गुप्तकालीन ज्योतिषी हैं। इनमें से ब्रह्मगुप्त इनकी आलोचना करते हैं। ब्रह्मगुप्त इनकी आलोचना करते हैं। जो सिद्धांत अपनाए गए थे, कौन कौन सिद्धांत अपनाए गए थे? भारतीय ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं उसमें आपके सूर्य, वशिष्ठ, पैतामह, पैतामह, पोलिश, रोमक, ये 5 सिद्धांत ज्योतिष के हैं। जिसमें से ये 2 जो सिद्धांत हैं आपके, ये पोलिश और रोमक, ये सिद्धांत कहाँ से लाए गए थे, कहाँ से आए थे? ये यूनानी ज्योतिष से आए थे, यूनानी ज्योतिष से आए थे। बराहमिहिर ने यूनानियों को, यवनों को क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यवन बर्बर हैं, लेकिन ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण वो पूजनीय हैं। ये बात बराहमिहिर ने की, तो बराहमिहिर इसकी आलोचना नहीं करेंगे। इसकी आलोचना करते हैं ब्रह्मगुप्त इन सिद्धांतों को शामिल करने के लिए। बराहमिहिर की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? बराहमिहिर ने क्या क्या लिखा था? बराहमिहिर की पुस्तकों में आपकी पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक, बृहद जातक, लघु जातक, लघु जातक और बृहद सिद्धांत, बृहद सिद्धांत, विवाह माया। ब्रह्मगुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं? ब्रह्मगुप्त की जो रचनाएं हैं उसमें आप ब्रह्मगुप्त की रचनाओं को देखें तो ब्रह्मगुप्त की रचनाएं महत्वपूर्ण जो हैं वो ब्रह्म सिद्धांत, उनकी बृहद सिद्धांत है। बराहमिहिर की इनकी ब्रह्म सिद्धांत है। खंडन खाड्य, खंडन खाड्य, इन दोनों पुस्तकों का सबसे पहले अरबी अनुवाद हुआ। इन दोनों पुस्तकों का अरबी अनुवाद हुआ था। अल-फाजरी और अल-बरूनी ने इसका अनुवाद किया था। अल-फाजरी, फाजरी और अल-बरूनी ने इसका अनुवाद किया था, ठीक। आशित हिंद, आशित हिंद और अल-अरकंद, अल-अरकंद नाम से इनके अरबी अनुवाद हुए। तो इनको ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगुप्त ने कौन कौन से सिद्धांत दिए? ब्रह्मगुप्त ने जो सिद्धांत दिए, सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन्होंने चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने को बताया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना इन्होंने बताया। इन्होंने विभिन्न खगोलीय यंत्रों का इजाद किया। विभिन्न खगोलीय यंत्रों का इजाद करते हैं, ठीक। अब आप आर्यभट्ट के जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? आर्यभट्ट के
महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं? आर्यभट्ट के पुस्तकों की बात कर लें, आर्यभट्ट की सबसे पहले आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म पाटलिपुत्र। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका, दशगीत सूत्र। तो ये आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की इन्होंने कल्पना की, यानी पृथ्वी क्या है? सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक, यही हैं जिन्होंने ज्योतिष से गणित को अलग किया। ज्योतिष से गणित को अलग करने वाले आर्यभट्ट ही हैं। इन्होंने पाई का मान दिया। इन्होंने और क्या किया? बीजगणित के जनक माने जाते हैं। ठीक, इनके तो आर्यभट्ट संबंधी इतनी बातें आप ध्यान रखें। फिर भास्कर कौन है? भास्कर जो हैं इनके विषय में ये आर्यभट्टियम पर टीका लिखे। आर्यभट्टियम पर टीका लिखे हैं। भट्टियम पर टीका लिखे। कौन सी टीका? अश्मक तंत्र नामक आर्यभट्टियम पर टीका लिखे। माना जाता है कि अश्मक, इनका जन्म अश्मक में हुआ था। ये उज्जैन के हैं, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इनका जन्म, ब्रह्मगुप्त का जन्म माना जाता है भीनमल, राजस्थान। कल आपने जिस राजवंश को देखा था गुर्जर प्रतिहार, इनकी प्रारंभिक राजधानी भीनमल थी, तो ये वहीं के हैं। ठीक, एक प्रश्न में आपके कितने प्रश्न मिले? कम से कम 10-15 प्रश्न आपको मिले इस प्रश्न में। ठीक, आगे चलें, अगले प्रश्न पे आए। निम्न में से किसने उज्जैन पर अधिकार होने पर हिरण्य गर्भाधान यज्ञ किया था? निम्न में से किसने उज्जैन पर अधिकार होने पर हिरण्य गर्भाधान यज्ञ वहाँ किया था? तो हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करने वाले आपके राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग हैं। दंतिदुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार किया था और इसी अधिकार के बाद इन्होंने इसी के उपलक्ष्य में वहाँ हिरण्य गर्भाधान यज्ञ कराया था। ठीक, इसमें अन्य किसी इनके पुलकेशिन द्वितीय के युद्धों के विषय में आप जानते ही हैं। पुलकेशिन द्वितीय का जो सबसे प्रमुख युद्ध है वो है हर्ष और पुलकेशिन के बीच का युद्ध। हर्ष और पुलकेशिन के बीच का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था? इस युद्ध की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो यह युद्ध आपका 600 माना जाता है, 630 से 34 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस युद्ध की सूचना एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। एहोल अभिलेख से इस युद्ध की सूचना जो है ह्वेनसांग भी देता है। और वह क्या कहता है ह्वेनसांग? ह्वेनसांग कहता है कि मोहोलचा का जो राजा है वह बहुत ही वीर था, उसने हर्ष की अधीनता नहीं स्वीकार की। ठीक, निम्न में से कौन राष्ट्रकूट शासक कनौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग नहीं लिया था? बहुत जल्दी ही इसको त्रिकोणात्मक संघर्ष आप लोग किए हैं। इस प्रश्न को बता दें जल्दी। निम्न में से कौन सा शासक त्रिकोणात्मक कनौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग नहीं लिया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं तब हम आगे चलें। सी इंद्र तृतीय एक विकल्प आया, एक आंसर आया सी इंद्र तृतीय के नाम से। ठीक, तो इंद्र तृतीय के नाम से एक विकल्प आया हुआ है।
अन्य लोग इससे सहमत हैं? जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है, यह त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके लिए हुआ था और क्यों हुआ था? इस त्रिकोणात्मक संघर्ष जो हुआ था कनौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था, और कनौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तियां संघर्षरत थीं। 3 शक्तियों में से कौन कौन शक्तियां हैं? आपके गुर्जर प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, पाल हैं और राष्ट्रकूट हैं। ये 3 शक्तियां संघर्षरत हैं कनौज पर अधिकार करने के लिए। इन 3 शक्तियों में से आप देखें तो शुरुआत इस त्रिकोणात्मक संघर्ष की किसने की? शुरुआत इसने की। और इस वंश के कौन से शासक हैं? इस वंश के वत्सराज ने इस संघर्ष की शुरुआत की थी। वत्सराज ने जब शुरुआत की थी तब वत्सराज पर ने किस पर आक्रमण किया था? कनौज पर आक्रमण किया, और वहाँ पर इंद्रायुध आयुधवंशी शासक थे वहाँ पर, तो इंद्रायुध को उसने पराजित किया और इंद्रायुध को ही अपनी ओर से यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक, और इसने धर्मपाल, पाल वंश में जो शासक हैं धर्मपाल, इनको पराजित किया। ठीक, तभी जो है राष्ट्रकूट शासक भी इसमें हस्तक्षेप किया, और ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसमें हस्तक्षेप किया, वत्सराज को पराजित किया, और फिर आगे बढ़ के धर्मपाल को भी पराजित किया। तो इस प्रकार से ध्रुव तो ठीक है। दूसरे चरण में आप देखते हैं कि वत्सराज के बाद जो इनके उत्तराधिकारी हैं नागभट्ट द्वितीय, तो नागभट्ट द्वितीय ने, हालांकि धर्मपाल ने वत्सराज को भी बाद में पराजित कर दिया था और धर्मपाल का अधिकार कनौज पे हो गया था, तब यहाँ शासक नागभट्ट द्वितीय बने। तो नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल पर आक्रमण किया, और इससे बचने के लिए धर्मपाल ने क्या किया? गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया। गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया, राष्ट्रकूट शासक। तो ये भी हो गए, गोविंद तृतीय आ गए। ठीक, इसके बाद यहाँ शासक कौन बनता है? रामभद्र जैसा एक दुर्बल शासक यहाँ शासक बनता है। यहाँ जो है देवपाल जैसा शक्तिशाली शासक बनता है। दोनों में देवपाल ने कनौज पर अधिकार कर लिया। फिर रामभद्र के बाद यहाँ मिहिर भोज शासक बनता है। मिहिर भोज ने क्या किया? मिहिर भोज देवपाल से पराजित हुआ प्रारंभिक वर्षों में। फिर इसने देवपाल के जो उत्तराधिकारी हैं वो दुर्बल हैं, जिसमें विग्रह पाल और नारायण पाल है, उनको मिहिर भोज पराजित करते हैं। और इसी समय किसका आक्रमण होता है? कृष्ण, ये जब नागभट्ट था तो गोविंद तृतीय ने क्या किया था? मालवा पर अधिकार कर लिया था। अब कृष्ण द्वितीय, मिहिर भोज के समय कृष्ण द्वितीय आता है और मिहिर भोज कृष्ण द्वितीय को पराजित करता है। मिहिर भोज किसको पराजित करता है? कृष्ण द्वितीय को। तो ये जो विकल्प है जिसमें कृष्ण तृतीय है, यह नहीं है। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्ण तृतीय, लेकिन वह इस संघर्ष में भाग नहीं लिया था। कौन भाग लिया था? कृष्ण द्वितीय। इंद्र तृतीय कौन है? इंद्र तृतीय ही वह राष्ट्रकूट शासक है जिसने कनौज नगरी पर आक्रमण किया। उस समय महिपाल यहाँ शासक थे, महेंद्रपाल के बाद महिपाल शासक बने थे। तो महिपाल के समय इंद्र तृतीय ने कनौज पर आक्रमण किया था। इन लोगों में से कोई भी कनौज पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन कनौज पर आक्रमण करने वाला कौन राष्ट्रकूट शासक है? वो इंद्र तृतीय है। तो इस विकल्प में कृष्ण तृतीय विकल्प है, यह भाग नहीं लिया था। कौन भाग लिया था? कृष्ण द्वितीय, यानी ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय। क्रम भी इनका यही है। क्रम क्या है? ध्रुव, कभी अगर क्रम पूछा जाए आपसे, ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय, फिर कृष्ण द्वितीय, फिर आपके इंद्र तृतीय। ठीक, अगले प्रश्न पे आए जाए। निम्नलिखित में से किस नायनार संत निम्नलिखित में से किस नायनार संत ने श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं को वाद विवाद में परास्त किया था?
किस नायनार संत ने श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं को वाद विवाद में परास्त किया था? तो कौन से शासक इसमें होंगे? श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं को परास्त करने वाले जो नायनार संत हैं, ये क्या हैं? नायनार जो संत हैं ये शैव संत हैं, शैव संत हैं। आलवर जो हैं, पल्लव काल में आलवर जो हैं ये वैष्णव संत हैं। पल्लव काल में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और जो यह भक्ति आंदोलन की धारा थी, भागवत पुराण में कहा गया है कि यह द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ दिनों तक महाराष्ट्र में रही और गुजरात में आते आते क्षीण हो गई। यह कथन भी ध्यान रखिएगा किसका है, किस ग्रंथ का है, क्योंकि यह कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भागवत पुराण में कहा गया है कि द्रविड़ में भक्ति उत्पन्न हुई, कर्नाटक में इसका विकास हुआ, महाराष्ट्र में कुछ दिन रुकी और गुजरात में आते आते क्षीण हो गई। तो यहाँ नायनार संतों ने, शैव जो संत हैं ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं, नायनार संत बोले जा रहे हैं। ये वैष्णव जो संत है वो आलवर बोले जा रहे हैं। नायनार संतों की कुल संख्या 63 बताई जाती है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संत हैं वो आपके अपार हैं, संबंदर हैं, सुंदर मूर्ति हैं, मणिकवाचगर हैं। चारों नायनार संत ही हैं और ये चारों इस शैव संतों में सबसे महत्वपूर्ण संत ये चारों हैं। इसमें से अपार जो है ये पहले जैन मतानुयायी था, बाद में इसने एक असाध्य रोग इसको हुआ था और शिव कृपा से वह असाध्य रोग दूर हो गया, यानी खत्म हो गया, तब यह शैव मतानुयायी बन गया। और महेंद्र प्रथम जो पल्लव शासक हैं वो भी पहले जैन मतानुयायी था, उसको भी इसने शैव मत में क्या किया, शैव मतानुयायी बना दिया। तो यह प्रश्न आपका, एक तो अपार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा जो सुंदर मूर्ति है, सुंदर मूर्ति का जो एक उपाधि है इनकी ईश्वर मिश्र, सुंदर मूर्ति की एक उपाधि है ईश्वर मिश्र। ठीक। संबंदर सबसे महत्वपूर्ण संत माना जाता है। संबंदर के विषय में माना जाता है कि यह बहुत ही अल्प अवस्था में, 3 वर्ष की अवस्था में पार्वती की कृपा से इसे दैवीय ज्ञान प्राप्त हो गया और इसने पांड्य देश के राजा और प्रजा को शैव मत में दीक्षित किया था। पांड्य देश के राजा और प्रजा को, राजा और प्रजा को शैव मत में दीक्षित किया था। ये जो मणिकवाचगर हैं, यह जो प्रश्न है इसका उत्तर यही मणिकवाचगर है। ये श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं को कहाँ, चिदम्बरम में, चिदम्बरम नामक स्थान पर इन्होंने श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं को वाद विवाद में परास्त किया था। संबंदर क्या किया था, पांड्य देश के राजा और प्रजा को शैव मतानुयायी बनाया था। अपार क्या किया था, यह महेंद्र प्रथम को शैव मतानुयायी बनाया था। और सुंदर मूर्ति क्या है, इनकी उपाधि ईश्वर मिश्र की उपाधि है। ठीक। इन शैव संतों के जो भक्ति गीत हैं, ये गीत भक्ति गीत ये लोग रचे हैं, ये देवाराम में संकलित है। देवाराम नाम से इनका संकलन है शैव संतों का। वैसे ही आपके आलवर संत हैं, 12 माने जाते हैं, भुक्त योगी, शरा योगी, महायोगी, परकाल, तिरुमंगई जिसे बोला जाता है, तिरुमंगई आलवर या परकाल सबसे महत्वपूर्ण संत है। और इसने क्या किया था, नागपट्टनम में चिदम्बरम मंदिर की मरम्मत के लिए इसने नागपट्टनम बौद्ध विहार से एक मूर्ति चुरा ली थी। और इस नागपट्टनम बौद्ध विहार की स्थापना किसने किया था, इसे नंदिवर्धन द्वितीय ने इसकी स्थापना कराई थी। और कहाँ के भिक्षुओं के लिए, चीन के भिक्षुओं के लिए इस नागपट्टनम महाविहार की स्थापना कराई गई थी। इसी में अंडाल या गोदा, इसी में अंडाल या गोदा नामक एक महिला, गोदा, अंडाल या गोदा नामक एक महिला संत भी है आलवरों में।
ठीक, तो आलवर संत 12 हैं और ये 63 माने जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो इसमें उत्तर आपका जो रहा था वो मणिकवाचगर था इस प्रश्न का। निम्न में से कौन सा बंदरगाह चेर राज्य में था? निम्न में से कौन सा बंदरगाह चेर राज्य में था? तो इन बंदरगाहों को आप देखें तो पुहार जो है यह बंदरगाह पूर्वी तट पे है, ये चोलों का बंदरगाह था। इसी को कावेरी पत्तनम बोला जाता है, इसी को कावेरी पत्तनम बोला जाता है। ठीक, आपका जो कोरकई है यह और शालीबुर ये दोनों पांड्य राज्य के बंदरगाह हैं। बंदर जो है यह है आपका चेर राज्य का बंदरगाह है। चेर राज्य का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वो है मूसरी। मूसरी नामक ये बंदर और मूसरी ये दो बंदरगाह चेर राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। संगमकालीन ये जो वंश हैं इनके ये बंदरगाह हैं। ठीक, इसी प्रकार कृष्णा और गोदावरी के बीच में टालमी ने कुछ बंदरगाहों का उल्लेख किया हुआ है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में कुछ बंदरगाहों का उसने उल्लेख किया हुआ है। ये बंदरगाह कौन से हैं? कंटकोशली, आपके आले सिंगो, आले सिंगो, कोदूर, को दूर, ठीक, आले सिंगो, कोदूर जैसे बंदरगाहों का उल्लेख कृष्णा और गोदावरी के बीच के क्षेत्र में पूर्वी तट के ये बंदरगाह हैं। ये आपके पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो बंदरगाहों को ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? कौन सा चेर राज्य का बंदरगाह है? तो बंदर है। बंदर और मूसरी ये दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं चेर राज्य के। कोरकई और शालीबुर आपके पांड्य राज्य के बंदरगाह हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। परमार वंश के शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? परमार वंश के शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? ये परमार शासक कहाँ शासन करते हैं? ये परमार वंश के शासक मालवा पर शासन करते हैं, मालवा पर शासन करते हैं। तो ये किस वंश के सामंत हैं? इसका आंसर परमार वंश के शासक किस वंश के सामंत है? इसका आंसर दें आप लोग। डी अमरिंदर जी, गुर्जर प्रतिहार। ये आंसर आया गुर्जर प्रतिहार। कौन लोग इससे सहमत हैं? कौन कौन सहमत है इनसे? परमार वंश के जो शासक हैं ये आपके राष्ट्रकूटों के सामंत हैं। कुछ समय गुर्जर प्रतिहारों का परमारों पे अधिकार था, परमार राज्य पे, लेकिन मूलतः ये राष्ट्रकूटों के इनके जो सामंत हैं उसमें आपके चंदेल हैं, कलचुरी हैं, शाकंभरी के चौहान हैं और कनौज के गहड़वाल हैं। ये मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हैं। ठीक, चले आगे। निम्न में से किसने तोमर राजाओं को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर तोमर वंशी शासकों का शासन था और किसने तोमर वंशी शासकों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया? आपके विकल्प में 4 शासक हैं। इसका आंसर
ऋतु जी, ये जो विग्रहराज चतुर्थ दिख रहे हैं ये चौहान वंशी शासक हैं, और यह जो विजय चंद्र दिख रहे हैं ये गढ़वाल वंशी शासक है। पहले गढ़वालों का अधिकार, गढ़वालों की अधीनता तोमर मानते थे, और विजय जो विग्रहराज चतुर्थ हैं इन्हें विशलदेव भी बोला जाता है। तो ये विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया कि तोमरों को पराजित किया, और इस विजय चंद्र के शासनकाल में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों पर अधिकार कर लिया। तो आंसर बी आपका सही उत्तर है। ठीक, अब ये कहा जाए कि उस समय शासक गढ़वाल वंश का कौन था, तो विजय चंद्र थे, यानी एक तरह से विजय चंद्र से इन्होंने दिल्ली को छीन लिया। ठीक, आए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान कहा गया है? हूण रूपी हिरण के लिए सिंह कहा गया है निम्न में से किस शासक को? हूण आक्रमण तो हुआ है ना, हूण आक्रमण डिटेल हुआ है। तो जिन लोगों ने हूण आक्रमण नहीं देखा है डिस्कशन में जाके पिछले वीडियो आप देखें, तो हूण आक्रमण संबंधी वीडियो को आप देखें। आंसर प्रकाश चंद्रा जी बी आंसर प्रभाकर वर्धन, बिल्कुल सही आंसर है। बी आंसर बहुत ही सही आंसर है, प्रभाकर वर्धन। यह कौन कहता है हूण रूपी हिरण के लिए सिंह है? ये बाणभट्ट कहते हैं हर्षचरित में। हर्षचरित में बाणभट्ट कहते हैं कि हूण रूपी हिरण के लिए ये सिंह है। और नरसिंहगुप्त बालादित्य का हूणों के संदर्भ में क्या भूमिका है? तो नरसिंहगुप्त बालादित्य ने हूणों को पराजित किया था। और किस शासक को? हूणों का कौन नेता था उस समय? तो हूणों का जो नेता था वो मिहिर कुल था। मिहिर कुल को इन्होंने पराजित किया था। हूणों का भारत पे आक्रमण करने वाला पहला नेता खुशनेवाज। ठीक, कलचुरी कर्ण ने हूणों पे क्या किया था? हूणों को पराजित किया था और इनकी कन्या आवल्य देवी से विवाह कर लिया था। कलचुरी शासक कर्ण ने हूण कन्या आवल्य देवी से विवाह किया था। शीयक द्वितीय ने क्या किया था? शीयक द्वितीय पद्मगुप्त के नवशासांग चरित से जो उल्लेख मिलता है उसमें ये मिलता है कि इसने हूण राजकुमारों की हत्या करके उनके राजनिवास को, यानी उनके रनिवास को क्या, रानी निवास को क्या बना दिया था? वैंधव्य गृह बना दिया था। वैंधव्य गृह बना दिया था, यानी वध करने का स्थान एक तरह से, यानी सभी राजकुमारों की हत्या शीयक द्वितीय ने कर दी थी। ठीक, आगे चलें। इस प्रश्न का उत्तर प्रभाकर वर्धन बिल्कुल सही। और शिव की सोम स्कंद प्रतिमा में, शिव की सोम स्कंद प्रतिमा में शिव के साथ कौन कौन शामिल होता है? शिव की जो सोम स्कंद प्रतिमा होती है उसमें किन किन लोगों की मूर्ति होती है? कौन कौन लोग उस प्रतिमा में होते हैं? तो उस प्रतिमा में जो लोग होते हैं, आंसर बताएं आप लोग। शैव भक्तगण इस आंसर को बताएं, विशेषकर जो नारी शक्ति है वो तो बताएं ही, क्योंकि वो लोग शिव की उपासना बड़े मनोयोग से करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उमा और स्कंद। इस मूर्ति में शिव, उमा और बीच में स्कंद, बालक रूप में बीच में स्कंद की मूर्ति होती है। ठीक,
तो इसे सोमस्कंद मूर्ति बोला जाता है। यह पल्लवों के काल में दक्षिण भारत में बहुत ही लोकप्रिय मूर्ति थी। ठीक, चलिए आगे। अच्छा, इसमें विकल्प आप देख लेंगे 1 और 2, ये आपका विकल्प जो है नीचे 1 2। ठीक, निम्न में से किस स्तूप पर बने एक चित्र में एरापत नागराज को बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाया गया है? एरापत नागराज को बुद्ध की पूजा करते हुए किस मूर्ति में दिखाया गया है, किस स्तूप में दिखाया गया है? बताएं कौन सा स्तूप है? तो इसमें स्तूपों में अगर बात करें आप, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है भरहुत स्तूप होगा। भरहुत स्तूप में कौन कौन से चित्रांकन हैं? इसमें आपके अजातशत्रु, प्रसेनजित। अजातशत्रु को इसमें क्या कहा गया है? अजातशत्रु का किस रूप में चित्र है? उन्हें गृद्धकूट पर्वत पर बुद्ध की पूजा करते हुए जाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ भगवतो वंदते, अजातशत्रु भगवतो वंदते लेख इसमें है, यानी अजातशत्रु को बुद्ध की पूजा करते दिखाया गया है। प्रसेनजित के भी चित्र हैं इसमें। साथ में आपके इस भरहुत स्तूप में यक्षिणियों के भी चित्र हैं, और आपके कुछ जो अप्सराएं हैं, अप्सराएं अलम्बुसा, सुदर्शना, सुभद्रा, मिश्रकेशी, तो ये 4 अप्सराओं का इसमें अंकन हुआ है। उनके नाम भी, खासियत यह है कि इनके नीचे नाम भी इसमें लिखे हुए हैं। तो मिश्रकेशी, सुभद्रा, सुदर्शना, अलम्बुसा। यक्षिणियों में कुपीरो यानी कुबेर, वैसे ही आपकी सुदर्शना यक्षी, ऐसे ही आपके जो एक सुदर्शना यक्षी के साथ एक श्री माता का भी, अन्य यक्षिणियों के भी अंकन है, जिसमें एक श्री माता का भी अंकन है। सांची स्तूप में बुद्ध के अंकन जो है, हालांकि इन स्तूपों में आपके बुद्ध को प्रतीक रूप में अंकित किया गया है, बुद्ध की मूर्ति तो अभी बन नहीं रही है। तो यहाँ सांची स्तूप में बुद्ध का अंकन भरहुत से अधिक हुआ है। और यहाँ की सबसे प्रमुख चीज़ें क्या हैं? शाल भंजिकाएँ, इनके स्तंभों पर शाल भंजिकाएँ बनी हुई हैं। शाल भंजिकाओं के अलावा बुद्ध के अनेक जो रूप हैं, इसमें बुद्ध का जल संतरण इसी में दिखाया गया है, जल संतरण। अच्छा, इसमें भरहुत में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें ही आपको क्या दिखाया गया है? इसमें अनाथ पिंडक को कौन सा बिहार अनाथ पिंडक ने दिया था? जेतवन बिहार को दान करते हुए उसे दिखाया गया है। यहाँ जो है जल संतरण, यहाँ कश्यप मुनि के आश्रम में बुद्ध जो विभिन्न प्रकार के चमत्कार करते हैं जल और अग्नि से, उसको दिखाया गया है इस सांची स्तूप में। इन दोनों स्तूपों को बनवाया किसने? प्रारंभिक रूप से बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इन तीनों स्तूपों को, दोनों नहीं बल्कि तीनों को कहिए, इन तीनों को प्रारंभिक रूप से बनवाने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। ठीक, सांची, भरहुत और अमरावती को सांची से कितने स्तूप मिले हैं? सांची से आपके 3 स्तूप मिले हैं। सांची से स्तूपों की संख्या कितनी है?
3 एक महास्तूप है सांची का, जिसे महास्तूप बोला जाता है, और आपके 2 अन्य स्तूप हैं। सांची के महास्तूप किसके शरीर अवशेष पे बना हुआ है? वो बुद्ध के शरीर धातु पे बना हुआ है। और जो दूसरा स्तूप है वह किसके शरीर धातु पे बना हुआ है? वो अशोक कालीन जो विभिन्न दिशाओं में जो धर्म प्रचारक भेजे गए थे उनके 10 धर्म प्रचारकों के अवशेष पे बना हुआ है। और तीसरा सांची का जो स्तूप है वो किसके अवशेष पे बना है? सारीपुत्र और मोगदलायन, जो बुद्ध के शिष्य हैं सारीपुत्र और मोगदलायन, उनके अवशेष पे बना हुआ है। इसी सांची के महास्तूप में ही 4 द्वार आपके मिलते हैं। स्तूप की जो वेष्टनी है, वेदिका है, उसके चारों ओर द्वार है इसमें। अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप को आप इस स्तूप में जो इसकी विशेषताएं हैं, यह संगमरमर से पूर्णतया बना हुआ स्तूप है। और नागार्जुन कोंड की विशेषता क्या है? नागार्जुन कोंड स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने करवाया था। यहाँ अमरावती को किसने बनवाया था? सातवाहन शासकों ने। इसको भरहुत को पत्थर से ढकने का काम शुंग शासकों ने किया था। और सांची स्तूप में तोरण द्वार जो बनवाए गए थे वो आपके सातवाहनों द्वारा बनवाए गए। इसका विस्तारण पहले शुंगों द्वारा किया गया था। नागार्जुन कोंडा का निर्माण इक्ष्वाकु वंशी शासकों द्वारा किया जाता है। और ये माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की जो रानियां थीं वो बौद्ध मतानुयायी थीं और उन्हीं के प्रभाव में यहाँ अनेक स्तूप और विहार बनवाए गए थे। इसी नागार्जुन कोंडा से ही आपके ह्वेनसांग कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ी सोने की बुद्ध की मूर्ति थी। एक सोने की बुद्ध की मूर्ति की बात ह्वेनसांग स्वीकार बताते हैं, कहते हैं, हालांकि मिला नहीं है। अगले क्वेश्चन पे तो इसमें इसका आंसर आपको मिल गया, भरहुत स्तूप इसका आंसर है। अगले पे आए, किसने सोने का चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का जारी किया था? किसने सोने का चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का जारी किया था? तो इसको आप लोग बताएं इसका आंसर। चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था? यह स्वर्ण सिक्का है। 4 नाम आपके सभी गुप्त शासक हैं। तो एक तो विकल्प में थोड़ा सा दूसरे किसी वंश के शासकों को भी देना चाहिए था। चलिए, अब गुप्त शासक हैं तो बड़ी आसानी से आप गेस कर लेंगे। कौन है? आंसर कुछ आएगा? आंसर आप लोग दें, गलत सही जो भी देना हो, जो मन में विचार आता है उसको आप दें। फिर आप बाद में आंसर आपका सही होता है ठीक है, नहीं सही होता है गलत होता है, तो आप ये सोचें कि हमने क्या सोच के ये आंसर दिया था। ठीक, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह इसमें थोड़ा सा, खैर नाम एक ही है, चंद्रगुप्त कई नहीं है इसमें, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त, अब इसमें से आप समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो कितने प्रकार के हैं? कौन कौन सिक्के हैं? तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो गरुड़ प्रकार का इनका सिक्का है, वीणावादन प्रकार का सिक्का है, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का है, अश्वमेघ प्रकार का इनका सिक्का है। इनका सिक्का व्याघ्र निहंता, व्याघ्र निहंता। इनका सिक्का आपका धनुर्धारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, और अश्वमेघ प्रकार, गरुड़ प्रकार और आपका धनुर्धारी प्रकार। ये समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। इन सिक्कों में आप इनकी विशेषताएं आप जानते हैं, जान चुके हैं। अगर नहीं, जो लोग क्लास में नहीं थे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बाद गुप्तकालीन सिक्कों के लिए अलग से एक लेक्चर था उसमें, तो उसमें आप देख लें इसको। चंद्रगुप्त के जो सिक्के हैं,
चंद्रगुप्त के जो महत्वपूर्ण सिक्के हैं स्वर्ण सिक्के, उसमें आपका एक तो पर्यंक प्रकार जो कि इन्हीं का है अकेला। पर्यंक प्रकार में 2 प्रकार के सिक्के हैं। इसी प्रकार आपका चक्र विक्रम प्रकार, जिसमें विष्णु चंद्रगुप्त को कुछ 3 गोल चीज़ें देते हुए दिखाए गए हैं। तो चक्र विक्रम प्रकार, छत्रधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, ध्वजधारी, ध्वजधारी प्रकार। ऐसे ही आपके इनके जो सिक्के हैं अश्वरोही, अश्वरोही, धनुर्धारी, धनुर्धारी, सिंह निहंता, यहाँ व्याघ्र निहंता है, यहाँ सिंह निहंता है, सिंह निहंता। तो ये इनके चंद्रगुप्त के कुछ सिक्के हैं। ठीक, वैसे ही आप स्कंदगुप्त के, स्कंदगुप्त का जो महत्वपूर्ण सिक्का है वो लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, लक्ष्मी प्रकार का स्वर्ण सिक्का स्कंदगुप्त का है। कुमारगुप्त के अनेक सिक्के हैं, जिसमें आपका खग निहंता, खड़गधारी, खग खग निहंता, इनका आपका व्याघ्र निहंता भी है, खड़गधारी, खड़गधारी, गजारोही, गजारोही और कार्तिकेय प्रकार, कार्तिकेय प्रकार, मयूर प्रकार या कार्तिकेय प्रकार का सिक्का, ये कुमारगुप्त के महत्वपूर्ण सिक्के हैं। ठीक, ठीक है, आगे चला जाए। आगे चलें। पहोवा अभिलेख, पहोवा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहोवा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो पहोवा अभिलेख है ये गुप्तोत्तर काल का महत्वपूर्ण अभिलेख है और यह प्राप्त हुआ है पंजाब से। और यह अभिलेख है मिहिर भोज का, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम का यह अभिलेख है। इस अभिलेख में घोड़ों के क्रय विक्रय, घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए व्यापारियों के इकट्ठा होने का उल्लेख इस अभिलेख में हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो ये इसका आंसर पंजाब है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प क्या है? कथन ए, गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का अभाव दिखता है। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का अभाव दिखता है, ये कथन सही है कि गलत है? ये कथन पूर्णतया सही है। सामंत, कारण क्या है? कारण संबंधी कथन जो है, सामंतवाद के कारण व्यापार वाणिज्य एवं नगरीकरण पर नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। सामंतवाद के कारण व्यापार वाणिज्य और नगरीकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो ये आपका ए बी दोनों सही है। ए की सही व्याख्या बी करता है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ तो सिक्कों का प्रचलन किसके संदर्भ में होता है? व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में होता है। तो व्यापार वाणिज्य ही अगर नहीं होगा तो सिक्के किस लिए? तो इसलिए सिक्कों का अभाव देखने को मिलेगा। और नगरीकरण, आर्थिक गतिविधियों का एक रूप नगरीकरण में भी देखा जाता है, तो वहाँ भी नगरों में भी सिक्के का प्रचलन अधिक होता है। तो नगरीकरण भी जब नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ तो सिक्के का अभाव इसी कारण से अधिक देखने को मिलता है। तो ए। ठीक, किस प्राचीन नगर को महोदय श्री, महोदय नगर बोला जाता है? महोदय श्री या महोदय नगर, इसे आप महोदय श्री भी कह लें। पाटलिपुत्र, कुसुम ध्वज, कुसुम ध्वज इसका एक प्राचीन नाम कुसुम ध्वज भी था। ठीक, कान्यकुब्ज, इसको आपने गांधीपुरम भी देखा और महोदय श्री भी देखा। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर बी है। काशी सांची को, काशी
के अनेक। सांची, सांची का किस नाम से उल्लेख हुआ है? गुप्तोत्तर काल में इसे काकनाद बोट, काकनाद बोट बोला गया है। ठीक, तो इसका आंसर आपका कानेकोब्ज है, यानी कानेकोब्ज यानी कनौज, कनौज। निम्न में से कौन श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार किसने किया था? तो श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार करने वाला शासक राजराज प्रथम। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार करने वाला शासक राजराज प्रथम है, और इसने उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार करके वहाँ अनुराधापुर की जगह पोलोनरू को अपनी राजधानी बनाया, पोलोनरू को राजधानी बनाया, और इसे जननाथ मंगलम नाम रखा, जननाथ मंगलम नाम रखा। ठीक, दक्षिणी श्रीलंका को भी इसका जो उत्तराधिकारी है राजेंद्र प्रथम, उसने दक्षिणी श्रीलंका को भी यानी पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इस समय शासक कौन है इनके समय? महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम श्रीलंका का शासक था, और इसने क्या किया? महेंद्र पंचम को राजेंद्र ने बंदी बना लिया, अपने राज्य में लाया, यही उसकी कैद में मृत्यु हो गई। ठीक, कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। विषमबाहु यहाँ के शासक थे, और कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। ये सभी चोल वंशी शासक हैं। ठीक, इसमें आंसर आपका सी है। आगे आए, निम्न में से कौन विधवा विवाह का समर्थन नहीं करता है? निम्न में से कौन विधवा विवाह का समर्थन नहीं करता है? तो विधवा विवाह के समर्थन नहीं करने वालों में से कौन है? शशांक मिश्रा जी प्रणाम। विधवा विवाह का कौन समर्थन नहीं करता है? तो आप इसमें यह नाम जो देख रहे हैं बृहस्पति वाला, बृहस्पति विधवा विवाह का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर विधवा, विभिन्न जो विधवाओं के लिए विभिन्न नियम जो बनाए गए हैं सदाचार पूर्वक रहने की, ब्रह्मचर्य का पालन करने की, अगर उसका वो पालन नहीं कर सकती है तो वो सती हो जाए। अगर वह पालन कर सकती है तब तो उसका पालन करते हुए रहे, अगर नहीं पालन कर सकती है तो वो सती हो जाए। नारद और पराशर पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं, तो आंसर आपका सी है, नारद पराशर विवाह की अनुमति देते हैं। ठीक, महिलाओं की आर्थिक स्थिति पे अगले टेस्ट में बात करेंगे, उससे संबंधित एक क्वेश्चन रख के। ठीक, निम्न में से किस संध नगरी के भवन कच्ची ईंटों से नहीं बने थे? निम्न में से किस संध नगर के भवन कच्ची ईंटों के नहीं बने थे? संध नगरों के जो भवन हैं अमूमन वो पक्की ईंटों से बने हैं, लेकिन कुछ नगर ऐसे हैं जिनके भवन जो हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं। वहाँ अन्य जो इमारतें हैं, अन्य जो निर्माण कार्य हैं, उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन घर जो है वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसमें से आपके ये जो ऊपर वाले 3 नगर दिख रहे हैं, यहाँ भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। अन्य निर्माण कार्य में जो जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो पक्की ईंटों का हुआ है। जैसे लोथल का जो बंदरगाह है, गोदीवाड़ा है, उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन घरों में अमूमन इसमें जो है ये 3 ही अपवाद हैं संध काल के। तो जो शेष बचता है आपका चनहुदड़ो है। अच्छा, भवनों में पत्थर का प्रयोग आपने जो देखा है, पत्थर की चारदीवारी अलीमुराद से संध नगर अलीमुराद से पत्थर की चारदीवारी मिली है, पत्थर की चारदीवारी। और सुरकोतड़ा से पत्थर की चिनाई वाले घर मिले हैं, पत्थर की चिनाई के साक्ष्य मिले हैं। पत्थर के चिनाई यानी पत्थर से जुड़ाई
के साक्ष्य हैं। ठीक, सैन्धवकालीन अधिकांश नगरों में जो घर थे, घरों में कुएं मिलते हैं, अधिकांश घरों में कुएं मिलते हैं, जिसमें आपके कालीबंगा में भी मिलता है, हड़प्पा में भी मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में कुआं नहीं मिला है। ब्रह्मछत्र परंपरा का उल्लेख किसमें हुआ है? ब्रह्मछत्र परंपरा का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ब्रह्मछत्र परंपरा आप देखें तो ब्रह्मछत्र किसमें दिखेगा? यह जो मत्स्य पुराण है इसमें ब्रह्मछत्र यानी ब्राह्मण जो क्षत्रिय बन गया। ब्राह्मण, ब्रह्मछत्र का मतलब है मूल रूप से वो ब्राह्मण वंश के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन क्षत्रिय संबंधी कार्य अपना लिए। अनेक शासकों को आपने देखा कि वो ब्राह्मण हैं लेकिन क्षत्रिय राजा का के रूप में कार्य करते हैं। आपके जैसे सातवाहन हैं, आपके कर्नाटक के शासक हैं, या गुप्तोत्तर काल में आप देखते हैं तो गुप्तोत्तर काल में जो राजपूत राजा हैं उसमें से भी अनेक अपने को क्या कहते हैं? ब्रह्मछत्र का दावा करते हैं। जैसे सेन वंशी शासक हैं वो मुंज अपने को ब्रह्मछत्र कहता है। तो ये मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख हुआ है। ऐसे ही आपका व्रात्य क्षत्रिय का उल्लेख, व्रात्य क्षत्रिय सिद्धांत का उल्लेख किसमें हुआ है? इसका उल्लेख मनु स्मृति में हुआ है, मनु स्मृति में हुआ है। ठीक, किस मंदिर के विमान को दक्षिण सिंहेश्वर कहा जाता है? किस मंदिर के विमान को दक्षिण सिंहेश्वर कहा जाता है? तो यह जो मंदिर है महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, इसके विमान को दक्षिणेश्वर, दक्षिण सिंहेश्वर बोला जाता है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक है, सॉरी कृष्ण प्रथम नहीं, ये तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह द्वितीय, पल्लव वंशी शासक, पल्लव शासक, पल्लव शासक कौन है? नरसिंह द्वितीय यानी राज सिंह, राज सिंह शैली जो पल्लव काल में दिखी थी उसी समय यह मंदिर बना था, और उसी समय यह बैकुंठ पेरुमल भी बना है। तो दोनों के निर्माता यही हैं। ठीक, महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है इसको किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का शोर मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर का निर्माण राजराज प्रथम। ठीक, और इसका नंदीवर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन या वर्धन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। ठीक, तो इसमें आंसर आपका कौन सा है? महाबलीपुरम का शोर मंदिर। ठीक है, चलें आगे। चोलेंद्र सिंह किसकी उपाधि थी? चोलेंद्र सिंह किसकी उपाधि थी? तो चोलेंद्र सिंह जो उपाधि है इसका आंसर बताएंगे आप लोग। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम की अनेक उपाधियां हैं। चोलेंद्र सिंह तो है ही, चोल मार्तंड, चोल मार्तंड, राज मार्तंड, राज मार्तंड, आपका इनकी एक उपाधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि इनकी, जो कांडलूर, कांडलूर
शलय। केरल पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने यह उपाधि धारण की थी। केरल पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने यह उपाधि धारण की थी जयगोंडर। यह उपाधि इन्होंने पांड्यों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात धारित की थी। चोल नारायण इनकी एक उपाधि है। यह उपाधि इन्होंने, चोल नारायण जो उपाधि है, यह उपाधि इन्होंने पश्चिमी गंगों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने धारण की थी। ठीक, ऐसे ही इनकी एक उपाधि शिवपाद शेखर की भी है। शिवपाद शेखर। राजेंद्र सिंह भी इनकी एक उपाधि है। राजेंद्र सिंह भी इनकी एक उपाधि है। ठीक, राजेंद्र प्रथम के अनेक उपाधियां, जिसमें गंगै कोंड इनकी एक उपाधि है। ऐसे ही पंडित चोल इनकी एक उपाधि है। यहाँ पंडित चोल इनकी एक उपाधि है। ठीक, परांतक की जो उपाधियां हैं, मदुरै कोंड इनकी एक महत्वपूर्ण उपाधि है। ठीक, ऐसे ही चोल वीर नारायण इनकी एक उपाधि है। ठीक, इसमें आपके विक्रम चोल की एक उपाधि, चोल शासकों में एक उपाधि और ध्यान रखिएगा विक्रम चोल की। तो विक्रम चोल की जो उपाधि है वो आपकी त्याग समुद्र। कुलोतुंग प्रथम की जो उपाधियां हैं, कुलोतुंग प्रथम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है आपके शुंग कुलोतुंग प्रथम की जो उपाधि है शुंगम व तीर्थ, यानी करों को हटाने वाला। ठीक, तो ये कुलोतुंग प्रथम की, इसी की एक उपाधि और भी थोड़ी सी भिन्न उपाधि है विष्णुवर्धन की। विष्णुवर्धन इसकी एक उपाधि है। इसी की एक उपाधि जयधर भी है। जयधर इसकी एक उपाधि है। वैसे ही राजाधिराज प्रथम जो चोल शासक है, इनकी एक उपाधि है मोरलेन, यानी हाथी की पीठ पर मरने वाला। राजाधिराज कोप्पम युद्ध 1052 से 53 ईस्वी में जो कोप्पम युद्ध हुआ था, चालुक्यों के साथ संघर्ष करते हुए, सोमेश्वर के साथ संघर्ष करते हुए राजाधिराज मारा गया था, तो इसीलिए यह उपाधि उसे दी गई थी। इसे ही भूपेंद्र, इसकी एक उपाधि भूपेंद्र चोल भी है। तो चोलों की ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जिनको आप ध्यान रखें। इसमें जो चोलेंद्र सिंह की उपाधि है वो राजराज प्रथम की है। ठीक, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सेनतेवा, महानायकाचार्य, नायक, स्थानिक, ये सभी विजयनगर कालीन अधिकारी हैं। विजयनगर मध्यकाल में जो विजयनगर साम्राज्य है उससे संबंधित है। तो आप इसमें इनको सम्मिलित करें। सेंतोवा ग्राम का लेखाधिकारी है। सेंतोवा जो है यह ग्राम का लेखाधिकारी है। महानायकाचार ग्राम सभाओं, नाडू जो थे नट्टार, नाडू की सभा जिला ग्राम से बड़ी इकाई जो होती थी, नट्टार जिसे बोला जाता था सदस्यों को, तो उनकी सभाओं की कार्रवाइयों का निरीक्षण करता था महानायकाचार। नायक जो है सैनिक भूसामंत, और स्थानिक मंदिरों की व्यवस्था करने वाला, मंदिरों का व्यवस्थापक है। तो ये इनको आप विजयनगर कालीन जो शासन है, विजयनगर साम्राज्य की जो केंद्रीय व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था में अनेक विभाग हैं। उसमें राज परिषद एक सामान्य परिषद थी और एक मंत्री परिषद थी। तो राज परिषद राजा के निर्वाचन आदि से संबंधित थी। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता था सभानायक होता था, उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे महाप्रधानी बोला जाता था।
और सचिवालय जो होता था इनका, सचिवालय का जो प्रमुख होता था कर्णिक रायसम बोला जाता था, माननीय प्रधानम गृह मंत्री होता था। तो इन विजयनगर कालीन अधिकारियों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रांत थे जिसे मंडलम भी बोला जाता था। तो वहाँ न्यायकार व्यवस्था थी, तो वही नायक हैं ये, न्यायकार व्यवस्था वाले। और ग्रामीण इलाकों में आयंगार व्यवस्था थी, जहाँ 12 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था ग्राम शासन के लिए। ठीक। और इन नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बाद में ये एक तरह से सामंत हैं, तो नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महामंडलेश्वर जैसे एक पद का गठन अच्युतदेव राय ने किया था। तो इसमें आपका, अब इसको मिला लीजिए जो आपका विकल्प हो। ठीक, आगे चलें। निम्नलिखित सुल्तानों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित सुल्तानों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, जिसमें आपके कैकुबाद, वहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासुद्दीन महमूद। तो आप शुरू से देखें सल्तनत काल में तो ऐबक, ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह है। आराम शाह के बाद आपके इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है। और रुकनुद्दीन फिरोज 1236 के आसपास ये शासक बनता है। 1210 से 36 तक ये शासन करते हैं, 1236। और इसी समय रजिया सत्ता पे अधिकार कर लेती है, दिल्ली के जनता द्वारा वह शासक नियुक्त कर दी जाती है। रजिया के बाद जो शासक बने बहराम शाह, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद जो शासक बनते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासरुद्दीन महमूद, फिर बलबन। बलबन के बाद कैकुबाद, कैकुबाद के बाद क्यूमर्स, क्यूमर्स। तो ये आपके, तो यहाँ आप क्रम आप व्यवस्थित कर लें, कालक्रम। अच्छा, इसका विकल्प नहीं गया। अच्छा, इसको कालक्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे आप? वो नहीं आ पाया है, तो इसको आप कालक्रम आप देख लें। तो कालक्रम आप देखेंगे तो सबसे पहले बहराम शाह, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासरुद्दीन महमूद, फिर कैकुबाद। यानी आपका जो कालक्रम होगा BCDA। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले किसने दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना की थी? सबसे पहले किसने दीवाने अर्ज, सल्तनत काल में जो विभाग था दीवाने अर्ज, यह सैनिक विभाग था, सैनिक विभाग है। तो इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? आंसर बताएं। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? चलें, बहुत स्लो चल रहा है। तो इसमें चलिए बहुत धीमे चल रहा है, तो इसलिए इसको, ये जो बलबन दिख रहे हैं आपको, दीवाने अर्ज नामक विभाग का सबसे पहले गठन बलबन ने किया था। और ये नहीं, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की खासियत यह है कि सबसे पहले इन्होंने केंद्रीय सेना, केंद्र में एक बड़ी सेना रखने का प्रबंधन किया था अलाउद्दीन ने। लेकिन इस विभाग का गठन पहले, सबसे पहले बलबन ने किया था। ये आज इसका सबसे पहले जो आरिजे मुमालिक, आरिजे मुमालिक, यह जो है, जहाँ दीवान शब्द लगे, दीवाने लगे, ये विभाग से मतलब है इसका, इसका मतलब विभाग से है। और जहाँ ये शब्द लगे वहाँ समझिएगा कि वह व्यक्ति, उस पदाधिकारी से मतलब है, यानी ये सेनापति है, यह सेनापति है, आरिजे मुमालिक। तो एयाज को उसने सबसे पहले अपना पहला जो सल्तनत कालीन
आरिज मुमालिक है, वो एयाज है, और इमादुल मुल्क इसकी उपाधि थी। इसमें अलाउद्दीन ने जिन विभागों का गठन किया था, अलाउद्दीन के जो विभाग है, दीवान रियासत है, दीवान मुस्तखराज है। दीवान रियासत उन्होंने अपनी बाजार व्यवस्था के लिए गठित की थी, दीवान मुस्तखराज का गठन उन्होंने किया था जो बकाया आदि रहता था कर संबंधी, उसके लिए किया था, उसकी वसूली के लिए। ऐसे ही दीवान वकूफ़ का गठन इनके जो पहले के शासक हैं जलालुद्दीन खिलजी उन्होंने किया था। ऐसे ही आपका अमीर कोही का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वैसे ही दीवान बंदगान का गठन फिरोज तुगलक ने किया था। तो ये आपके कुछ विभाग है सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के। ठीक, तो इसमें आंसर आपका बलबन है और आज पहला आरिज मुमालिक है। किसने काजी मुगुसुद्दीन से कहा था कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। यह बात अलाउद्दीन खिलजी ने काजी मुगुसुद्दीन से कही थी और उसका सीधा सा मतलब था कि वह उलेमाओं के हस्तक्षेप, प्रशासन में हस्तक्षेप को रोकना चाहता था। वह ये मानता था कि प्रशासन के लिए, देश की रक्षा के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो मैं उचित समझता हूँ वो करता हूँ। अब उसे शरीयत में वह मंजूर है कि नहीं, शरीयत क्या कहती है इसके विषय में हमें कुछ पता नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं हूँ, तो मैं क्या जानता हूँ कि शरीयत क्या कहती है। जो मैं उचित समझता हूँ करता हूँ। ठीक, आगे चलें। तुजारे खास किसकी संज्ञा है? तुजारे खास जो है विकल्प पे ही आके रुका। व्यापारियों के समूह को, समुदाय को तुजारे खास बोला जाता था। उलेमाओं जो ये जो अमीर हैं उमरा इन्हें बोला जाता था। अमीरों का बहुवचन उमरा है, यानी अमीरों के समूह को उमरा बोला जाता था। ये जो व्यापारियों का समूह को तुजारे खास बोला जाता था। तो चलिए, ये कुछ प्रश्न थे आज। और अच्छा, किसने मिस्र के खलीफा से 2 बार अधिकार प्राप्त किया था? किसने मिस्र के खलीफा से 2 बार अधिकार प्राप्त किया था? तो इस प्रश्न को आप बताएं। मिस्र के खलीफा से किसने 2 बार अधिकार प्राप्त किया था? तो इसमें मिस्र के खलीफा से 2 बार अधिकार प्राप्त करने वाला शासक है फिरोज तुगलक। ये जो शासक हैं इल्तुतमिश, सबसे पहले अल मुस्तशीर जो मिस्र के खलीफा हैं, अल मुस्तशीर, उनसे इन्होंने प्रार्थना जो प्रमाण पत्र था वो प्राप्त किया था। इल्तुतमिश पहले शासक है। और इसके बाद आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसका प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अल मुस्तशीब बिक्की बिल्लाह का नाम उसने जो अब्बासी खलीफा था अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। और फिर उसने मिस्र के एक जो गियासुद्दीन मोहम्मद, मिस्र के खलीफा के जो वंशज थे, उसको उसने बुलाया था अपने यहाँ और उसका पैर अपनी गर्दन पर रखवाया था। ये सब इसलिए किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत विद्रोह हुए थे, तो मुस्लिम जनता को अपनी तरफ फेवर में करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कार्य किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका फिरोज तुगलक है। मुबारक शाह खलजी बिल्कुल ही खलीफा में विश्वास ही नहीं करता है। खलीफा में वह विश्वास नहीं करता है। तो सल्तनत काल का पहला शासक है जिसने खलीफा में विश्वास नहीं किया, अपने को स्वयं खलीफा कहा। अपने को स्वयं खलीफा मुबारक शाह खिलजी कहता है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक भी प्रारंभ में खलीफा में विश्वास नहीं करता है, अलाउद्दीन भी खलीफा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन खलीफा की सत्ता को मानता है। मतलब वो बिल्कुल अपने को खलीफा नहीं कहता है, उनका उल्लेख भले नहीं करता है, लेकिन खलीफा का नायब अपने को वो बताता है। और ये जो कहे थे खलीफा का प्रतिनिधि अपने को बताए थे।
फिरोज तुगलक खलीफा का अपने को प्रतिनिधि बताए हैं, तो 2 बार इन्होंने खलीफा से, जो प्रमाण पत्र लेने वालों में है उसमें आपके इल्तुतमिश हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं और फिरोज हैं। अन्य ने प्रमाण पत्र लेने का प्रयास नहीं किया था। किसे प्रौढ़देव राय कहा जाता है? तो प्रौढ़देव राय आपको मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। ठीक, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया था? दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया था? तो दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद कराया था वो शिर-ए-अकबर के नाम से करवाया था। शिर-ए-अकबर के, हालांकि ये सभी किताबें, सभी ग्रंथ उसी के रचित हैं, लेकिन उसने जो उपनिषदों का अनुवाद करवाया था वो इस नाम से अनुवाद करवाया था। यह 2 समुद्रों का मिलन, 2 संस्कृतियों के मिलन से संबंधित है, मजमुल उल बहरीन। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे आज के, और फिर 2-4 दिन में इसी का एक पार्ट, अभी 30 प्रश्न संभवतः थे, तो एक पार्ट अभी आपका मिडवल और मॉडर्न वाला बचा हुआ है। ठीक, धन्यवाद।